बच्चों आज हमने सीखा है सेंटेंस के कांड तो फिनिश हो गए। आज सीखा था चेंजिंग ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम अफर्मेटिव टू नेगेटिव। सबसे पहले आपको बता दूं ये जो चेंजिंग है अफर्मेटिव से नेगेटिव की वो केवल आपके क्लास की है बच्चों, 10th के स्टैंडर्ड की, तुम्हारे गौरव क्लास की नहीं है। अच्छा सर। 12th स्टैंडर्ड में पता है क्या होगा? देखिए किसी भी सेंटेंस को चेंज करने के दो तरीके होते हैं। एक तो जब कोई सेंटेंस नेगेटिव हो जाए, ठीक है, पर उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये सीखोगे आप आपकी क्लास में आएंगे, 12th की क्लास में आएंगे। जैसे कि मैं वाक्य बोल रहा हूँ उसको नेगेटिव में बदलना है पर उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। वो चेंजिंग दूसरे प्रकार की है और ये चेंजिंग जो है जो 10th स्टैंडर्ड तक है ये दूसरे प्रकार की है। इसमें अर्थ भी बदल जाता है। जैसे मैं खाना खाता हूँ तो इसका नेगेटिव मैं खाना नहीं खाता हूँ। तो ये बताओ दोनों सेंटेंस के अर्थ एक जैसे रहे क्या? अर्थ बदल गए ना, बदल गए, ठीक है। लेकिन मैं अगर इस तरीके का वाक्य हो कि चाय ठंडी है, चाय ठंडी है, अब इसका नेगेटिव बनाओ पर इसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। बनाओ चाय ठंडी है, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? चाय ठंडी नहीं है। चाय गर्म नहीं है। चाय गर्म नहीं है तो इसका अर्थ नहीं बदला। चाय ठंडी है इसका मतलब क्या हुआ? गर्म नहीं है। तो इस बात में नेगेटिव फॉर्म में बोला हमने और अर्थ भी नहीं बदला। वो तरीका अलग है। मैं केवल 10th स्टैंडर्ड तक में जो ट्रेनिंग आती है सेंटेंस में वो बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आप किसी भी अफर्मेटिव को नेगेटिव में जब सेंटेंस को बदलते हैं तो मैंने इंग्लिश में सारे रूल्स लिखे हैं, आपको समझा दूंगा हिंदी में। रूल नंबर 1, बाय एडिंग नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हमें जो भी सेंटेंस मिलता है उस सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, आपको पता होगा कि 12 टेंसेस में ओनली 2 टेंस ऐसे हैं जिनमें अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में सहायक क्रिया का यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। बाकी 10 टेंसेस में होता है। यस सर। ठीक है, वो है प्रेजेंट का इंडेफिनिट और पास्ट का इंडेफिनिट। यानी जब हम किसी प्रेजेंट के इंडेफिनिट को टेंस को और पास्ट के इंडेफिनिट टेंस को लिखते हैं अफर्मेटिव फॉर्म में, तो आपको उसमें सहायक क्रिया प्रयोग नहीं करनी होती है। अब इन्हीं टेंसेस में आगे आपको प्रॉब्लम आएगी कि नोट लगाने में, उसका रूल अलग है। तो मैं आपको फिर से बता दूं, बाय एडिंग नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब है ना भाई, 10 टेंसेस में तो हेल्पिंग वर्ब होगी ही। तो उन्हीं 10 टेंसेस के लिए रूल है, जिन टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हमें मिलेगी, सहायक क्रिया मिलेगी, हम उनमें नॉट का प्रयोग कर देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद में। ये चीज आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगी। राजू इज गोइंग टू अमेरिका, इसको चेंज करना था नेगेटिव में, हमने किया राजू इज नॉट गोइंग टू अमेरिका। ध्यान दीजिएगा, राजू इज नॉट गोइंग टू अमेरिका। तो यहाँ पे हमने इज यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का यूज किया। नेक्स्ट में रूल नंबर 2, इफ देयर इज नो एनी हेल्पिंग वर्ब एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड, मतलब यदि कोई हेल्पिंग वर्ब यदि कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो है नहीं यूज नहीं होती है, इफ देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब यानी कोई भी सहायक क्रिया ना हो एंड और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हमारा जो टेंस है उस टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है यूज की जाती है। ध्यान दीजिएगा, हमारे टेंस में कोई भी सहायक क्रिया कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है और मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। आप उसमें यूज डू नॉट और डज नॉट आप सब्जेक्ट, तो आप में सब्जेक्ट के बाद में डू नॉट का या डज नॉट का प्रयोग कर देंगे। अब कब होगा का प्रयोग, अब कब होगा डज नॉट, तो ये आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा यानी कि ही सी इट होगा, किसी एक व्यक्ति का नाम होगा, तब आप डज नॉट का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा यानी यू दे, ठीक है,
और दो लोगों के नाम वी होगा, आई होगा, तो आप डू नॉट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद। और उसके बाद में जो मेन वर्ब होगी उसमें जो भी एस एस लगा होगा तो वो हटा देना है, नॉट लगने के बाद वो हट जाता है, हट जाएगा। चाहे किसी का टेंस हो। हाँ, प्रेजेंट का डिफरेंट होगा। तो हम एग्जांपल से आपको क्लियर कर देते हैं इस चीज को। ध्यान दीजिए बच्चों, राजू गोज टू स्कूल, राजू गोज टू स्कूल। अब ध्यान दीजिए, ये बात की जो है प्रेजेंट के इंडेफिनिट का है, इसमें सहायक क्रिया यानी हैव वर्ब का यूज नहीं किया गया है। तो आपको क्या करना है, हमने क्या कहा, पहले पहचानो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है, फर्स्ट फॉर्म लगी है गोज, गो में ईएस लगा है तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है और ये फर्स्ट फॉर्म प्रयोग हुई है यानी कि। तो आप इसमें ये यहाँ पर देख करके क्या करेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से डज नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हमने राजू यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट का प्रयोग किया। उसके बाद में गोज को गो में चेंज कर देगा, उसका ईएस हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, टू स्कूल ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप एग्जांपल से क्लियर कर सकते हैं कि राजू गोज टू स्कूल का निगेटिव बनेगा राजू डज नॉट गो टू स्कूल। समझ में आ गया डज कहाँ से आया, डज आया है, हमें यहाँ पे वर्ब को देखने पर पता चला है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, तो राजू के हिसाब से डज नॉट का प्रयोग किया हमने। अगर ये बताओ यहाँ पे राजू का प्रयोग नहीं होता, वी का प्रयोग होता, वी गो टू स्कूल, तो हम ये बताओ यहाँ पे क्या लगाते, डू नॉट लगाते। क्यों, क्योंकि वी सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है। रूल नंबर 3, नियम नंबर 3, इफ देयर इज नो एनी हेल्पिंग वर्ब, हमारा जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है एंड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज, और वहां पर उस टेंस में सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो आप यूज डिड नॉट आफ्टर सब्जेक्ट, तब आप वहां पर सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। और आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया शब्द यानी हेल्पिंग वर्ब जो है वो दो होती हैं, डज या डू, डज या डू। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट बता दिया, पास्ट इंडेफिनिट में केवल एक ही सहायक क्रिया शब्द होता है, वो होता है डिड। समझ में आ रहा है ना, तो आप इसमें डिड नॉट का ही तो प्रयोग करेंगे, वो वाली बात ही नहीं आ पाएगी कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा या प्लूरल वाला, क्योंकि एक ही वर्ड है तो वो सभी के साथ में यूज होता है। अब ध्यान दीजिए एग्जांपल से, राजू वेंट टू स्कूल। अब ये बताओ वेंट कौन सी फॉर्म है, भाई पहचानना भी तो हमें है, हम यहाँ पे ये भी तो देखेंगे कि कौन सी फॉर्म यूज हुई, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वेंट कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है और थर्ड फॉर्म गॉन होता है, गॉन। तो यहाँ हमने देखिए वेंट का प्रयोग किया, अरे सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ, मतलब इसका टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव होगा उसमें डिड नॉट का प्रयोग अवश्य करना पड़ता है। तो राजू डिड नॉट और वेंट यानी सेकेंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदल दिया, गो टू स्कूल। ये हुआ हमारा इस रूल का। अच्छा, ये क्या डिड नॉट लग के सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये समझ लीजिए आप, डिड से सेकेंड फॉर्म की दुश्मनी है, डिड से सेकेंड फॉर्म की दुश्मनी है। जब भी सेंटेंस में डिड का प्रयोग किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे बिना कभी कोई नियम पढ़े, ये समझ लो आप। कोई सा हाँ, डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया तो ये फर्स्ट फॉर्म ही लाएगा मेन वर्ब। कोई टेंशन में आती है, 5 मिनट डालोगे तो वो इसी में 5 मिनट के ही जो आगे होते हैं इंट्रोगेटिव है, 2 प्रकार के, नेगेटिव हो गया, उनमें ही आती है किसी में। क्योंकि एक ही बात आपको बता दूँ, डू जो है डू का सेकेंड फॉर्म होता है डिड और थर्ड फॉर्म होता है डन। अच्छा, ये डू डिड डन जो है ये एक मेन वर्ब भी है। डू मीन्स होता है करना, डू डिड मीन्स किया और डन मीन्स किया था, पास्ट परफेक्ट में यूज होता है वो, ठीक है। तो यहाँ देखिए डू डिड डन ये मेन वर्ब भी है, जैसे गो वेंट गॉन,
गो वेंट कौन होती है, ऐसे ही डू डिड डन होता है और डूइंग इसका फोर्थ फॉर्म होता है। लेकिन डिड जो है एक हेल्पिंग वर्ब भी होती है और डू जो है वो भी हेल्पिंग वर्ब होती है, जो कि आप प्रेजेंट के इंडेफिनिट में यूज करते हैं। आपने क्या लगाया, डज लगाया, तो डज में क्या लगाया, डू तो है, इसे में ईएस लगा दिया, ये वाला जो ईएस है वो हटा के यहाँ लगा दिया है इसमें, समझ में आया। उसके बाद में फोर्थ रूल जो है इसमें क्या है कि ऐसे सेंटेंसेस में सहायक क्रिया हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे टेंसेस में सहायक क्रिया के बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट का प्रयोग नहीं करना है। इसमें होता यह है कि इन वर्ड्स का यूज होता है जो सम कैटेगरी के वर्ड्स हैं। सम, ये SOME सम यूज होता है कुछ, ठीक है। लेकिन अलग से अगर सम अलग से सेपरेट में यूज होता है, इंडिविजुअली यूज होता है, तब इसका माने होता है कुछ, और ये किसी के साथ में लग के आता है, यानी ये एक नया वर्ड बन के आता है, तो अब उसमें सम का माने कुछ नहीं होता है। तो देखिए ये वर्ड होते हैं समबडी, समथिंग, समवेयर, समहाउ, ये शब्द होते हैं। तो आप सम का केस ध्यान रखेंगे, जैसे ही सम का प्रयोग हुआ है तो आप सम को नो में चेंज कर देंगे, सम को नो में चेंज कर देंगे। आगे जो चीज उसके लगी है वो ऐसी लगी रहेगी, जैसे कि सम बड़ी, तो सम हो गया नो बड़ी, नो बड़ी। समथिंग, ये दो वर्ड नहीं है बच्चों, सम बड़ी अलग अलग नहीं है, सम बड़ी एक ही शब्द है, ये समथिंग एक ही शब्द है, समवेयर ऐसे ही हो जाएगा, नथिंग, somebody माने सर क्या होता है, कोई। देखिए इनके अर्थ पे जाओगे ना तो बड़ा कंफ्यूजन है, इनमें ग्रेट डिफरेंस नहीं होता है, बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, एनी, एनीवन, इनमें सब में, और एवरीवन, जैसे सम, समथिंग और समबडी, ठीक है। वो मैं अलग से क्लास लूँगा तो बताऊँगा। तो हमने एक सेंटेंस लिया इसका एग्जांपल के रूप में, राजू हैज गॉन टू समवेयर। मेरा सेंटेंस है कि राजू हैज गॉन टू समवेयर। राजू जो है वो समवेयर मींस कहीं। अब देखिए समवेयर एक ऐसे प्लेस को कहेंगे, समवेयर एक ऐसे प्लेस को कहेंगे, एक प्लेस को दर्शाता है, ये जगह को जो हमें पता नहीं कहाँ गया है। एक बात बताओ, राजू कहीं गया है, ये बात से ये तो क्लियर होता है कि कहीं गया है, पर कहाँ गया है ये क्लियर कर सकते हो नहीं। तो समवेयर प्लेस के लिए लगता है, किसके लिए लगता है, प्लेस के लिए, ठीक है। तो राजू हैज गॉन टू समवेयर। अब आपने देखा सर ने बताया था कि समवेयर का यूज सम का केस आ गया, तो आप यहाँ पे राजू हैज नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, हैज के बाद में नॉट का प्रयोग ये वाला रूल नहीं लगाएंगे। आप क्या करेंगे, सम को नो में चेंज करेंगे और वेयर ऐसे लगा देंगे। तो राजू हैज गॉन टू समवेयर, इसका मतलब है राजू कहीं गया है, इसका मतलब है राजू कहीं नहीं गया है। नोवेयर मीन्स कहीं नहीं और समवेयर मीन्स कहीं। समझ में आया ना। तो यदि इसमें कोई भी चीज रह गई हो बताने को या आपको समझ में नहीं आए तो आप इसको वीडियो को रिपीट कर देखेंगे तो भी आपके समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्लास को